जय हिंद दोस्तों। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। बिहार सिविल कोड क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं। यह आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसमें आपको हम जीएस, हिंदी और कंप्यूटर साइंस जो है इन तीनों सेक्शन का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन मेरा जीएस का है, तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब कि जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो है सबसे पहले कौन प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इरेटोस्थनीज। तो गाइज फादर ऑफ जियोग्राफी जो है यह भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो इसमें जो जियो वर्ड है जिसका मतलब पृथ्वी होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो चीनी यात्री जो हुएनसांग थे यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह अपना यात्रा वृत्तांत जो है, मतलब कि जब हर्षवर्धन के राज को इसने घुमा था तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो गतिविधि थी उसको यह एक विवरण में लिखा था जिसको सुयुकी के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो गाइज अभी जो आप लोग नोट्स देखते होंगे, मतलब कि रुपया देखते होंगे, उसमें एक सिंबल है। यह जो सिंबल है यह कब अपनाया गया है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 2010 में इस सिंबल को अपनाया गया है और यह सिंबल जो है डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति किसके द्वारा लिखा गया था। तो मृच्छकटिक जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है क्षुद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। एंड अगर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, नीचे दिए गए घटनाओं का सही कलाक्रम, यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 घटनाएं इतिहास का दिया गया, कौन सी घटनाएं किसके बाद हुआ है ये आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन है, चौरी चौरा कांड है, भारत छोड़ो आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो आज असहयोग आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो चौरा चौरी हत्याकांड जो है यह 1922 में हुआ था। यही भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह 1942 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं तो यह 1930 में हुआ था। तो इसके अनुसार आपको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, असहयोग आंदोलन जो है ये सबसे पहले हुआ था, उसके बाद चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और लास्ट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट राज्याभिषेक किया गया था वह किस राज्य में स्थित है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था उस जगह किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। मतलब ये तख्त ए अकबरी जो स्थान है यह पंजाब में है जहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो बेकिंग पाउडर में कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपका नाम बताना। तो गाइज आपको पता होगा कि बेकिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। तो इसमें कौन कौन सा तत्व है, देखिए पहले सोडियम है, Na सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो कौन कौन सा तत्व है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर मेरा 3 हो जाएगा, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये तीनों बेकिंग पाउडर में उपस्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 370 मुख्य मसौदाकार कौन था। जो आर्टिकल 370 को बनाया गया था इसमें मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है N गोपाल स्वामी अयंकर। इसका मुख्य भूमिका आर्टिकल 370 बनाने में था। तो गाइज आर्टिकल 370 जो है
इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की मान्यता दिया गया था, मतलब कि वो अलग राज्य की मान्यता दिया गया था। लेकिन 2019 में 2019 में संविधान संशोधन के तहत इसका अधिकतर भाग को खत्म कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को दोनों अलग अलग मतलब स्टेट से हटाकर यूटी बना दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो टीबी जो है यह किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है टीबी, यह जीवाणु से होता है। तो कौन सा जीवाणु है, यानी कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण टीबी होता है? यह ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम होता है जिसके कारण टीबी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 को जोड़ा गया तथा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का कुल संख्या जो है लोकसभा सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा कहा गया कि लोकसभा में जो है मंत्री का संख्या जो है वह 15% से अधिक नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है 91 संविधान संशोधन 2003 में जो किया गया था। इसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है यह लोकसभा के मतलब कि टोटल मेंबर के 15% के बराबर होगा। लेकिन इसमें दिल्ली एक एक्सेप्शन है जिसमें कि दिल्ली में ओनली 10% ही मंत्री बन सकते हैं, मतलब दिल्ली से केवल 10% मंत्री बन सकते हैं। अदर ऑल ओवर इंडिया से लोकसभा के 15% तक मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश डैश में संचालित होता है? तो प्रकाश किस चीज़ में संचालित होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है प्रकाश सीधी रेखा में संचालित होता है। गाइज आपको पता होगा कि प्रकाश यह सीधी रेखा में तो गमन करता ही है, इसके साथ साथ निर्वात में भी गमन करता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब 3 लाख मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, प्रकाश जो है यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, भूप्रवालन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जो अर्थ मेंटल होता है, अर्थ मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दुर्बलता मंडल इसे कहा जाता है। तो गाइज अगर हम यहाँ क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इस सब की बात करते हैं तो यहाँ पे क्षोभ मंडल जो है यह पृथ्वी से माने कि पृथ्वी के तल से 15 किमी तक का जो डिस्टेंस होता है यह क्षोभ मंडल कहलाता है, मतलब सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है। और क्षोभ मंडल के अंदर ही माने कि प्राकृतिक की सभी घटनाएं घटित होती है, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ इत्यादि जो भी घटनाएं होती है यह क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में हमारा एरोप्लेन वगैरह चलता है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में ही हमारा ओजोन लेयर है, मतलब कि ओजोन लेयर है। और जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है यह सभी मध्य मंडल के अंदर ही होता है। मध्य मंडल को ही आयन मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी जो है यह कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है यह देहरादून में है, जिसका देहरादून में है। और इसकी स्थापना जो है 1995 में किया गया था। और इसका काम क्या होता है? जो भौगोलिक सूचना वगैरह है उसको बुनियादी तौर पर उपलब्ध कराना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा शहर की उत्पत्ति कैसे हुई थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है, जिसका मतलब कि खुदाई जो है 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। तो हड़प्पा का विकास हुआ था मतलब 1921। और इसमें जो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम के अनुसार क्या होगा? तो यहाँ पे 4 राजा का नाम दिया गया है, मतलब कि यह
विदेशी आक्रमणकारी है जिसके बारे में आपको बताना है कि कौन किसके बाद आया था, ये आपको बताना है। तो यह तैमूर है, महमूद गजनवी है, चंगेज खां है और मोहम्मद गौरी है। तो अगर हम तैमूर की बात करते हैं, तैमूर कब इंडिया में आक्रमण किया था, तो तैमूर जो है यह 1336 के आसपास इंडिया में आक्रमण किया था। तैमूर 1336 के आसपास इंडिया में आक्रमण किया था। वही मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं तो यह इसका काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनवी जो है यह 998 ईस्वी में ही इंडिया में आक्रमण किया था। तो सबसे पहले यही हो जाएगा। एंड चंगेज खां की बात करते हैं तो चंगेज खां जो है यह 1158 के आसपास आक्रमण किया था। एंड मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बार जो है यह मोहम्मद गौरी ने ही इंडिया में आक्रमण किया था। यह 1149 के आसपास इसने आक्रमण किया था। तो इसके अनुसार आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी सबसे पहले आक्रमण किया था। और इसके बाद जो है आपका चंगेज खां आक्रमण किया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था और लास्ट में तैमूर आक्रमण किया था। ये आपका आक्रमण करने का जो यहाँ देखिए ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो था हमारा 3 ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है यह हिंदी का सेक्शन है जिसमें आपको हिंदी का 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हिंदी ही ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हिंदी की अगर बात करते हैं 71 से 75 तक आपको शुद्ध विवर्तनी का चयन करना है। तो 5 क्वेश्चन आपका शुद्ध विवर्तनी का होता है जिसमें आपको शुद्ध विवर्तनी का चयन करना होता है। तो 71 में जो है तितिक्षा, इसका शुद्ध विवर्तनी क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट वर्तनी दिया हुआ है, तितिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। एंड 72 की अगर बात करते हैं तो विकृति कैसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा ये आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है विकृति। तो ऑप्शन नंबर 3 में शुद्ध वर्तनी दिया गया है। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 73 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे उत्सव कैसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, उत्सव। एंड 74 में है स्वाभाविक। स्वाभाविक का सही वर्तनी क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्वाभाविक सही लिखा गया। एंड 75 में है दंडनीय। तो 75 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, दंडनीय, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे आपको 76 से 80 तक निम्न शब्द समूहों में से अनेक शब्दों के लिए मैंने कि एक शब्द उनमें से चूज कर रहा है, मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन होगा यह आपको बताना है। तो 76 है जो काम न करना चाहे, मैंने कि जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है अकर्मण्य उसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 77 जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा चीज़ जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है अगोचर। अगोचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं उसको अगोचर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 78 की बात करते हैं, जिसका प्रमाण न दिया जा सके उसे क्या कहते हैं। माने जिसका कोई प्रमाण न दिया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है अप्रमाणीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जिसका चिंतन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जिस चीज़ का चिंतन न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अचिंत्य। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है दिवाभिसारिका कहलाता है। जो दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका होती है उसको दिवाभिसारिका कहा जाता है। एंड नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा जिसमें कि 81 से 85 है, इसमें आपको शुद्ध मुहावरे चुनना है। तो कौन सा मुहावरा सही है विकल्प से वो आपको चुनना है। तो 81 है
आड़े समय पर काम आना, इस मुहावरे का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो आड़े समय पे काम आना, इसका क्या मीनिंग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसीबत के समय सहायता होना, माने मुसीबत में सहायता करना। तो इसका एंड नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आँखों पर चर्बी छाना। तो आँखों पर चर्बी छाना मुहावरे का क्या मतलब होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिमान होना। तो आँखों पर चर्बी छाना इसका मतलब होता है अभिमान होना। एंड नेक्स्ट हमारा आंखें बिछाना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? तो आंखें बिछाने का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है, प्रतीक्षा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा आँखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का क्या मीनिंग है? तो आँखों में धूल झोंकना इसका मतलब है धोखा देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा ईमान बेचना। ईमान बेचने का क्या मतलब होता है? तो ईमान बेचने का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो ईमान बेचना बोलिए तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने कर्तव्य से हट जाना। एंड 86 से लेकर 88 तक यहाँ पे समानार्थी शब्द दिया गया है, हमने कि आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, समान अर्थ वाले शब्द को बताना है। तो 86 है अनुग्रह। तो अनुग्रह का क्या मतलब होता है? तो अनुग्रह का समानार्थी जो होता है यह दया हो गया, दया कृपा वगैरह जो होता है यह अनुग्रह का होता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षति का समानार्थी शब्द बताना है आपको। क्षति का समानार्थी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हानि, माने कि लॉस जो होता है, माने कोई चीज़ क्षति हो गया, हानि हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में अवनति। अवनति मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट हो जाना, माने कोई चीज़ में अगर गिरावट हो जाता है तो उसको अवनति कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पर्धा। तो स्पर्धा का समानार्थी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है होर, माने कि कोई चीज़ में स्पर्धा लगी हुई है यानी कि होर लगा हुआ है, जिसको हम कॉम्पिटिशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट 2 क्वेश्चन हमारा 89 एंड 90, जिसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो उल्टा शब्द आपको यहाँ पे बताना है, गरिमा का विलोम क्या होगा? तो 89 का ऑप्शन नंबर 2 जो है यह करेक्ट हो जाएगा, गरिमा का विलोम लाघिमा होता है। यही अगर घृणा का बात करते हैं तो घृणा का विलोम प्रेम हो जाता है, और नीचता का विलोम ऊंचाई हो जाएगा, मतलब नीचता मतलब कोई चीज़ नीचे तो ऊंचाई हो जाएगा। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो लास्ट हिंदी का क्वेश्चन है कलुष का विलोम आपको क्या बताना है? कलुष का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कलुष का विलोम निष्कलुष हो जाएगा। यहीं अगर हम बात करते हैं निष्पाप का बात करते हैं तो निष्पाप का पाप हो जाएगा, निखरून का विलोम करुण हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा यह कंप्यूटर है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वह किस चीज़ पर आधारित थे यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो थे ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यह ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। वहीं अगर फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर की बात करते हैं तो यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। और अभी जो कंप्यूटर है इसमें सिलिकॉन चिप्स वगैरह का काम क्या होता है, इसमें कि इसमें जो चिप्स वगैरह लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक होते हैं? तो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है जो बाइनरी और अर्थमेटिक के प्रवर्तक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है क्लाउड सैनन। यह बाइनरी और मैथमेटिक जो होता है, मतलब अर्थमेटिक जो होता है, इसका प्रोग्रामिंग होता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ईमेल का क्या क्या समाविष्ट हो सकता है, मतलब कि जब हम एक ईमेल करते हैं किसी को तो उसमें क्या क्या हम ईमेल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या समाविष्ट होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेक्स्ट, फाइल, इमेज, ये सभी हो सकता है। मतलब कि जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो वह टेक्स्ट में कुछ लिखकर भेज सकते हैं,
अदरवाइज ईमेल के थ्रू हम उसको फाइल भेज सकते हैं, या अदरवाइज इमेज मतलब कि कोई इमेज है तो उसको हम ईमेल से भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता है। नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है जॉयस्टिक या आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमको रिजल्ट शो करता है वो आउटपुट जो है डिवाइस होता है। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोस्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है आउटपुट डिवाइस है, उससे हमें रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज फॉल्ट कब आता है। तो जब हम सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें कभी कभी पेज फॉल्ट आ जाता है, तो यह कब आता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 2 है, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंच जाता है जिस समय मतलब कि उसका कनेक्शन जो है मेमोरी से नहीं रहता है। तो जब हम जो प्रोग्राम मतलब कि जो काम करते हैं वो ऐसे पेज में पहुंच जाए उस समय जो मुख्य मेमोरी से कनेक्टेड ना हो या मुख्य मेमोरी में वो नहीं हो, तभी पेज फॉल्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो MS एक्सेल में जो फार्मूला हम टाइप करते हैं उसका परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इक्वल्स टू 8/4/2 अगर हम 2 मैंने इस चीज़ को फार्मूला के रूप में एक्सेल में कोडिट करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यह 0 आएगा। एंड नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है। तो कैच मेमोरी जो होता है यह किनके बीच क्रिया करती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है CPU और रैम के बीच कैच मेमोरी काम करती है। CPU क्या होता है, CPU कंप्यूटर का माइंड होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वहीं अगर रैम की बात करते हैं तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। मतलब कि जब तक कंप्यूटर में सिस्टम ओपन है तब तक रैम का कोई भी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, जैसे वो लाइट वगैरह चले गया तो यह वोलेटाइल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वही रोम की बात करते हैं तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि परमानेंट मेमोरी होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कम्युनिकेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विसेज के रूप में करता है। तो कंप्यूटिंग में कौन सा मतलब कि प्रकार का कम्युनिकेशन स्टोरेज है जो एप्लीकेशन के साथ साथ पूरे नेटवर्क सर्विस को करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अंतर्गत ये सारी फंक्शन होता है और मतलब कि यह सारी सर्विसेज को पूरा कर सकता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक IP वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है। तो IP वर्जन 4 का एड्रेस जो है यह कितना लंबा होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 32 बिट्स होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Vmax का क्या अभिप्राय है। तो Vmax का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वर्ल्ड वाइड, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है VA शिवा अय्यादुराई, इसके द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और आप इसको इंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है कर्सर को जब हम सेलेक्ट करते हैं नीचे की ओर सेल में चला जाता है। मतलब कि आप क्वेश्चन को समझिए कि जब आप एक्सेस में मतलब कि एक्सेल जो होता है उसमें हम किसी मान को दर्ज करते हैं, मतलब कोई इनपुट डालते हैं और उसके बाद अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो वह जो सेल है वह नीचे सेल में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है विंडो कहलाता है। तो विंडो ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमको एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं। तो फाइल की सीधी एक्सेस को हम क्या और मतलब कि क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है रैंडम एक्सेस कहते हैं। एंड लास्ट जो क्वेश्चन हमारा यह है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको एमएस वर्ड से 2 स्टेटमेंट दिया गया है। एमएस वर्ड का 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं। एमएस वर्ड में एक शब्द को लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकता है। तो एमएस वर्ड में कोई अक्षर जो है मैंने कि उसको हम लोअर केस मैंने कि बड़ी अक्षर या स्मॉल केस छोटी अक्षर में देख सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, अगर कोई पैराग्राफ लिखा गया है तो उसको हम फर्स्ट जो लेटर है उसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट 1 जो है यह सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। तो गाइस ये टोटल 3 सेक्शन था हमारा जीएस, हिंदी और कंप्यूटर जो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।